हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि आपकी एससीईआरटी बुक से, टोटल एससीईआरटी बुक से है। और ये है साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा कलेक्शन एकदम से, मतलब 100% एक एक शब्द आपके एससीईआरटी से है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। और यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे। क्वेश्चन ये होगा कि पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और पेपर सेकंड में जिसका साइंस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा वीडियो। और फर्स्ट पेपर में जीएस आता है, तो जीएस में सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान के लिए ये पूरे क्वेश्चन का जो कलेक्शन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग एनर्जी के साथ रिप्लाई करेंगे। पूरा एकदम से ऐसा सेशन होने वाला है जिसमें आप लोगों की रिप्लाई बहुत ज़रूरी है और आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम से मस्त होकर के रिप्लाई कीजिएगा, रिलैक्स माइंड से। जब आप रिलैक्स माइंड से रिप्लाई करेंगे ना, तो आपका अगर 90 सही होने वाला होगा तो 99 सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर आप सभी को प्रूफ के लिए यहाँ बता रहे हैं। देखिए, ये बुक है, बुक के पेजेस हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सारा टाइप किया हुआ है, सब टाइप किया है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट पेज है, इसमें टिक लगा हुआ है। तो ये बुक रहती है बच्चों की, तो टिक लगाए थे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था तो ये भी आपको करवा देते हैं। आधुनिक संचार का माध्यम इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, इंटरनेट है। ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ये क्वेश्चन आपको जीएस में हम कई बार करवा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, वो क्वेश्चन आपका एससीईआरटी से होता था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक तीसरा सही हो जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आरंभ कब हुआ था? विकल्प आप सभी के सामने है। तो 2003 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। 2004 में आईसीटी का आरंभ हुआ था। जब भी आप एससीईआरटी से तैयार करेंगे और एससीईआरटी का क्वेश्चन जो सही होगा उसे एग्जाम में सही करके आएंगे, तो आप कभी जब आंसर की में गलत होगा तो आप क्लेम कर सकते हैं। प्रूफ के तौर पर आपका एससीईआरटी होगा। गवर्नमेंट ही बुक चला रही है, गवर्नमेंट का ही मैटर है, तो सही करना पड़ेगा। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन है? नवीकरणीय स्रोत में जिसे हम दोबारा से यूज कर सकें और वो जल्दी खत्म ना हो। उत्तर आपका यहाँ पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, एलपीजी खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा अथाह भंडार है, ऑप्शन चौथा सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर आपको टिक लगा हुआ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपको रिप्लाई करना है, और पूरी मेहनत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। टेफ्लॉन, स्टाइरोन, नायलॉन या फिर डेक्रॉन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? थर्माकोल का दूसरा नाम। जल्दी जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करेंगे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे और दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे। चलिए, उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है। थर्माकोल का दूसरा नाम है स्टाइरोन। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? पौधों का मुख्य पोषक तत्व गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। पौधों का मुख्य पोषक तत्व कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों का मुख्य पोषक तत्व, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, ये नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन है पौधों का मुख्य पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। जब आप कांच में देखिए, ये ऑक्साइड कब मिलाया जाता है? कांच में ऑक्साइड कब मिलाया जाता है? क्यों मिलाया जाता है? कांच में जब ऑक्साइड मिलाया जाता है तो ये कलरफुल बनता है। तो मतलब कलर देने के लिए कांच में ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो यहाँ पर जब फेरिक ऑक्साइड मिलाते हैं तो जो कांच बनता है उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है, गहरा नीला, पीला या फिर बैगनी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ये हरा होता है। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से जो निर्मित कांच होता है वो हरे रंग का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? खिड़कियों में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही है, ये मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और सेकंड पेपर के लिए टॉपिक भी है। और फर्स्ट पेपर के लिए जो मानव निर्मित चीज़ें होती हैं, जो व्यवहारिक हैं, जो
हमारे प्रकृति में पाई जा रही, आस पड़ोस में पाई जा रही, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनता है और 100% बनता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, साधारण कांच, साधारण कांच, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? कणाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आगे पीछे करके। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती क्या कहलाती है? प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक या परमाणु क्रमांक। जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो हमने 1H1, 1H2, 1H3 ये आपको करवाया है, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के क्या है ये? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, समस्थानिक। ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक थे। 1H1, 1H2, 1H3 ये इनकी परमाणु संख्या समान है, ठीक। और ये है द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लिखी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? जल में ऑक्सीजन की संयोजकता H2O, इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी 2 है। H2O ये इसकी संयोजकता हो जाती है जो हाइड्रोजन के पास लिखी है। फिर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जब भी पूछी जाएगी एक होगी, ऑक्सीजन की कितनी होगी? 2 होगी। HCl में अगर पूछी जाए तो हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं लिखा है तो एक माना जाएगा, क्लोरीन की भी संयोजकता और हाइड्रोजन की भी संयोजकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है धन, ऋण, कोई आवेश नहीं, या कभी धन कभी ऋण आवेश होता है? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं फटाफट से रिप्लाई करते रहेंगे। बिल्कुल सही जवाब आता है आप सभी का ऑप्शन सी, कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन पर, ठीक है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है? लकड़ी की मेज है, स्टील की कुर्सी है, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़, या फिर तेल लेपित लोहे की छड़। देखिए लोहे की छड़ पर फोकस नहीं करना है, यहाँ पर देखना है, ऑप्शन सही हो जाता है सी, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। संचारण, धातुओं का जो संचारण होता है, कोरोजन, ये क्या है? आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। कोरोजन ये क्या है? तो आप देखे होंगे कि जो लोहे की कील होती है, पेंच, पाइप या रेलिंग, कुछ समय तक अगर वायु में खुला आप छोड़ रहे हैं तो उन पर, उनकी सतह पर लाल या भूरे रंग की परत जम जाती है। तो ये सब क्यों होता है? धातु की सतह पर जो कोई भी धातु होती है, मेनली यहाँ पर लोहे की बात हो रही, लोहा धातु है, तो धातु की सतह पर उसका यौगिक बन जाता है, उसका यौगिक बनकर धातु की एक परत के रूप में उतरने लगता है, लोहे की परत के रूप में ये उतरने लग जाता है। तो इसे हम कहते हैं धातु का नष्ट होना, या इसे कहते हैं संचारण। और लोहे के संचारण को ही हम कहते हैं जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। और ये लोहे पर जो भूरी परत होती है, जो जंग होती है, किसकी वजह से होती है? तो आपका जवाब सही होगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, अभी मैंने यौगिक की बात की थी ना, धातु का यौगिक बन करके वो परत के रूप में छूटने लग जाता है, तो ये आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होता है। तो इससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर के नष्ट होती रहती है। तो इसी तरह से अगर ये तो आयरन की बात हुई लोहे की, इसी तरीके से एल्युमिनियम पर भी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे उसकी धात्विक चमक नष्ट होती जाती है। एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ती जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बॉक्साइट किस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट ये किसका अयस्क है? सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर।
ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए हम आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं अयस्क से रिलेटेड और आपको धातु का नाम बताना। हम ये पूछेंगे ये किस धातु का अयस्क है। फटाफट से रिप्लाई करने के लिए तैयार है? एकदम से इतने स्लो क्यों है, इतने एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? एनर्जेटिक रहिए ना। और ये जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं एकदम से सिलेक्टेड और आपको बिना मेहनत के ये आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं और एक इस क्वेश्चन के साथ आपके कम से कम 10 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट ये किसका अयस्क है? मैग्नेसाइट ये किस धातु का अयस्क है? उत्तर आपका सही हो जाएगा मैग्नीशियम। चलिए कैलेमाइन, कैलेमाइन, कैलेमाइन ये किस धातु का अयस्क है? उत्तर सही हो जाएगा आपका जिंक, Zn। गैलेना खूब पूछा जाता है, ये सब खूब पूछा जाता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? उत्तर आपका सही हो जाएगा लेड। चलिए अगला है कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास ये किसका अयस्क है, किस धातु का? उत्तर आपका सही हो जाएगा कॉपर। हेमेटाइट ये किसका अयस्क है? आयरन। अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट ये किसका अयस्क है? सिल्वर, Ag आयरन, Fe कॉपर, Cu। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं जिप्सम, जिप्सम ये किस धातु का अयस्क है? जिप्सम। चलिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में खोज करके बताइए, चाहे जैसे चाहे जहाँ से भी खोजिए। आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई करें, नहीं आ रहा तो खोज के पूछ के चाहे जैसे भी रिप्लाई आपको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? फेन प्लमन विधि, चुंबकीय पृथक्करण, निस्तापन या गुरुत्वीय पृथक्करण? ऑप्शन सी सही हो जाता है निस्तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है सर्वत्र पाए जाते हैं। हवा में भी, पानी में भी, मिट्टी में भी, सब जगह पाए जाते हैं। टीबी तपेदिक रोग होता है, टीबी तपेदिक रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु या फिर किससे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी जीवाणु के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम, एस्चेरिशिया कोलाई, एजोटोबैक्टर। जब आप खेतों में जैसे कभी अरहर, मटर, चना इन सभी पौधों की जड़ इसको उखाड़िए, फिर इसमें क्या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली बात तो जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। तो जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जड़ों में इस तरीके से जैसे जड़ें होती है ना, तो यहाँ पर गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में ये राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या काम करते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन इस तरीके से उड़ रही है, मुक्त नाइट्रोजन है, इसको किस में बदलते हैं? नाइट्रेट, यानी कि इसको यौगिक में बदलते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इससे क्या होता है? भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त राइजोबियम के अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे एजिटोबैक्टर यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन अलग पूछा गया, हम आपको अलग पॉइंट बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एजिटोबैक्टर जो होता है, एजिटोबैक्टर ये स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहता है, स्वतंत्र रूप से ये मिट्टी में पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करता है। और इसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया होते हैं, नॉस्टॉक। नोट कर लीजिए, जितनी लाइन हम आपको बता रहे हैं एक एक वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा,
ऑसिलेटोरिया, इसका उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। किसका? नॉस्टॉक, एनाबेना, साइटोनिमा और ऑसिलेटोरिया। इसका उपयोग धान के खेतों में उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इतने जितने भी हमने एक एक सेंटेंस बताए हैं ना, सब आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता क्या है? कवक है, शैवाल है, जीवाणु, पैरामीशियम है। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है। जो कुकुरमुत्ता होता है, उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है। ऑप्शन ए कवक है। ठीक है, कवक है। ये कवक जो है, आप देखते होंगे बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर छातीनुमा संरचना इस तरीके से उग जाती है, इसे ही कुकुरमुत्ता कहा जाता है। ये कवक है। ठीक है, चलिए, मशरूम भी कवक है। अच्छा, पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम है, इस कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। आप सभी जानते हैं, कई बार क्वेश्चन कराया जा चुका है। अच्छा, जो पक्सीनिया नामक कवक होता है, पक्सीनिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। क्या रोग उत्पन्न करता है? और मनुष्य में कवक के द्वारा ही दाद होता है। ठीक है, चलिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक मतलब प्रयोग किया था, तो उन्होंने ये पेनिसिलियम की खोज की थी। पेनिसिलिन औषधि का इन्होंने निर्माण किया था, कवक से ही बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पेचिस रोग होता है किसके द्वारा? पेचिस रोग किसके द्वारा होता है? अमीबा द्वारा, पैरामीशियम, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम। उत्तर यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? फटाफट से रिप्लाई करते रहिए भाई, जल्दी से। बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिस रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? मनुष्य है, अमीबा है, हाथी है, बरगद है। बिल्कुल सही जवाब, 100% बी को उड़ा देते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाता है, अमीबा है। एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। एक ही कोशिका में सारी प्रक्रियाएं होती रहती है, इनकी जैविक प्रक्रियाएं, जीने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, पादप कोशिका की मुख्य विशेषता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पादप कोशिका की मुख्य विशेषता क्या है? कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका या उपरोक्त सभी। विकल्प कौन सा सही होगा? पादप कोशिका की मुख्य विशेषता, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। कोशिका भित्ति भी पाई जाती है पादप कोशिका में, हरित लवक भी पाया जाता है, बड़ी रिक्तिका भी पाई जाती है, और ये सब चीजें जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस किसे कहा जाता है? रिक्तिका को, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार हम आपको बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोजन जब पहुँचता है, भोजन और साथ साथ में जब यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया वाला जो ऑक्सीजन पहुँचता है, जैसे देखिए कोशिका है, कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, मान लेते हैं ये केंद्रक हुआ, यहाँ पर और सारे ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब भोजन पहुँचता है और ऑक्सीजन पहुँचता है, तो ऑक्सीजन का भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, जारण होता है, तो यहीं पर ऊर्जा मुक्त होती है, और यही ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। और यही जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यही एटीपी टूटता है बॉन्ड में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट अलग होता है। तो ये फॉस्फेट जब अलग होता है, तो यहीं से ऊर्जा मुक्त होती है, यही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है, तो इसीलिए कहा जाता है। और ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित होती है। ठीक है, उत्तल लेंस के फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा? चलिए फटाफट से, उत्तल लेंस के फोकस बिंदु, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, इसके फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? चलिए आपको डायग्राम से समझा सकते हैं थोड़ा सा। देखिए ये उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र है ये, और इसकी ये फोकस बिंदु है, और फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो ये फोकस बिंदु है और प्रकाशिक केंद्र, इसके बीच रखी जो वस्तु का प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा? तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और आभासी होगा,
पहली बात आभासी होगा हमेशा, ये देखिए आभासी होगा, विकल्प में आभासी हो गया। और इससे क्या होगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। अब यहाँ पर जो हमने बनाया था चित्र, ये आभासी तो बना, बड़ा भी था और सीधा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस के द्वारा। अब यहाँ पर अवतल लेंस की बात हो रही है। उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, आभासी, सीधा व छोटा बनता है। आभासी, सीधा और छोटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अमीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, आवेश, विभवांतर या फिर विद्युत ऊर्जा। विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइए, अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ए, विद्युत धारा। और यहाँ पर आप लोग अपनी स्कोरिंग जरूर कीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक पे है, सर पर है और आपको परफॉर्म करना है अच्छे लेवल का। ये पूरा SCRT का क्वेश्चन है 100%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किसी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? शुष्क सेल, डेनियल सेल, सीसा, संचायक सेल या फिर वोल्टी सेल। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है कूलाम, एम्पियर, सेकंड या फिर वोल्ट। विकल्प कौन सा सही होगा? विद्युत विभवांतर का मात्रक, बिल्कुल सही जवाब 100%। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए, वोल्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, ये प्रतीक है किसका? यहाँ पर प्रतीक ऐसे ऐसे है, ये किसका प्रतीक है? प्रतिरोध का, सेल का, वोल्ट मीटर का, अमीटर का। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये किसका प्रतीक है? ऑप्शन ये सही हो जाता है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। ऑप्शन ऐसे, ये प्रतिरोध का सिंबल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। चुंबक द्वारा क्या आकर्षित होगा? लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या फिर तांबे का। ऑप्शन सी 100% सी को लॉक किया जाए, ये सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक कहाँ पर रुकता है? उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दक्षिण में, उत्तर दिशा में या फिर कहीं पर भी रुक सकता है। जब स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को आप लटका देते हैं तो किधर से किधर की तरफ लटकता है? ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुकता है। जो इसका नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल की तरफ, साउथ है नॉर्थ की तरफ। चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? पीतल है, तांबा है, लोहा या फिर रबर। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी यहाँ पर लोहा सही होता है। जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करे वही चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक का जो चुंबकत्व होता है सर्वाधिक कहाँ पर होता है? चुंबक के बीच में होता है, सभी जगह समान होता है, या चुंबक के सिरों पर ज्यादा होता है, या चुंबक से दूर होता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, चुंबक के सिरों पर ज्यादा होता है। ऑप्शन सी, चुंबक के सिरों पर ये सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है, किससे? चुंबकीय प्रभाव आर पार किससे नहीं निकल पाता है? लोहे की चादर से, लकड़ी के तख्ते से, कांच की पट्टी से या फिर कागज से। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, लोहे की चादर से आर पार ये चुंबकीय प्रभाव नहीं निकल पाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला है, चीनी है, रोटी है, नमक है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, नमक में NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी सही होता है, नमक में। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिक में, मुक्त और यौगिक दोनों में, या फिर केवल अपने अपर रूपों में। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, मुक्त और यौगिक दोनों अवस्थाओं में प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुकिंग गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? मेथेन, एथेन, इथिलीन या फिर ब्यूटेन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ब्यूटेन की। ऑप्शन डी, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? जंतु चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला, लकड़ी का चारकोल। क्रिस्टलीय रूप पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलरीन है, और बाकी सभी अक्रिस्टलीय रूप है। अगला क्वेश्चन है, पुनः न प्राप्त होने वाली यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पुनः न प्राप्त होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर बहते हुए जल की ऊर्जा, कोयले की ऊर्जा। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, कोयले की ऊर्जा। ऑप्शन डी, कोयले की ऊर्जा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला है, ज्वार भाटा की ऊर्जा, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ज्वार भाटा की ऊर्जा है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। फटाफट से एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे। दिल से लाइक और शेयर करते रहिए और बाकी दिमाग से रिप्लाई करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा? सौर भट्ठी, सोलर कुकर के द्वारा, सौर सेल के द्वारा, सौर जल ऊष्मक के द्वारा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, सौर सेल द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन सी सही होता है, सी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा कौन सी है? पवन चक्की में जो ऊर्जा प्रयोग होती है कौन सी है? सौर ऊर्जा, नाभिकीय, वायु की ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा। पवन चक्की में पवन नाम से ही पता चल रहा है वायु, ऑप्शन सी सही हो जाता है, वायु की ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर इनमें से सभी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वेब एड्रेसेस इनमें से किससे शुरू होते हैं? जितने भी वेब एड्रेसेस होते हैं इनमें से किसके द्वारा शुरू होते हैं? HTTP या फिर इस तरीके से? विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, इस तरीके से हर वेब एड्रेस में पहले लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउजर है? इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउजर है? नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, लॉन्चर, ईमेल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। उत्तर यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। MRI मशीन में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में ये प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती हैं? ऑप्शन ए सही हो जाता है, आयन मंडल। ऑप्शन ए आयन मंडल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका जब एक समान गति है तो वेग एक समान होना चाहिए, वेग एक समान नहीं होना चाहिए। उसका वेग एक समान हो सकता है या फिर वेग रहित होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, उसका वेग एक समान हो सकता है, उसका वेग एक समान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और ये SCERT का टोटल एक एक शब्द तो छोड़िए, एक एक लेटर आपका SCERT से था, एक एक लेटर आपका SCERT से था। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, कुकिंग गैस जो LPG है इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? मीथेन, इथेन, इथिलीन, ब्यूटेन। विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपका दूसरा चैनल जिसमें हम करंट अफेयर एक कट्टे ढेर सारी मात्रा में अपलोड करने वाले हैं, वनडे एग्जाम्स 2.0 पर और मुनमुन ब्लॉग्स पर आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। कोई भी अपनी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या, किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन है आपको, कोई खुशी है, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी खुशियों में, आपके गम में, आप मेरी खुशियों और मेरे गम में शरीक हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग इसी तरीके से एक नॉर्मल, स्मूथ और पीसफुल लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वही एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं उस चैनल के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं फिर, जिस भी चैनल पर मन करे आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।